अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं किंग, तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को टूटते देख सको। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 38। वेदांश मन्नत के सामने आकर रुका और शांत स्वर में बोला, अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो अंदर चलिए। ये कहकर वह फिर से मुड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल मन्नत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। वेदांश के कदम फिर रुक गए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। वह किसी तरह अपने बिखरते हुए दिल को संभाल रहा था। मन्नत ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, जब तक आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर अंदर नहीं ले जाएंगे, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगी। उसकी आंखें भींग चुकी थी, लेकिन आवाज़ में वही पुरानी जिद थी। चाहे पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात बीत जाए, 2 दिन, 2 हफ्ते या फिर 2 महीने ही क्यों ना लग जाए, मैं यहाँ बैठी रहूँगी। सोच लीजिए वी, अगर आप जिद्दी हैं तो आपकी मन्नत भी आपसे कम जिद्दी नहीं है। वेदांश की सांसें भारी हो गई। उसकी उंगलियां अनायास मन्नत की उंगलियों को महसूस करने लगी, लेकिन वह अब भी खामोश था। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी नजरें फेर ली और धीरे से अपना हाथ मन्नत की पकड़ से छुड़ाया। उसकी आवाज़ पहले की तरह शांत थी, जैसी आपकी मर्जी। बस इतना कहकर वह मुड़ गया। मन्नत अवाक उसे जाती हुई देखती रह गई। उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्या यह वही उसका वी है जो उसकी एक छोटी सी तकलीफ पर घबरा जाता था, जो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था और आज उसे यूं ही छोड़कर चला जा रहा था। वही वेदांश के कदम धीरे धीरे राठौर मैंसन के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुके थे। तभी आसमान में बिजली कड़की और अगले ही पल बारिश शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में मन्नत पूरी तरह भीग गई, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसकी निगाहें अब भी सिर्फ वेदांश पर टिकी थी। उधर पीठ किए खड़ा वेदांश बिना पीछे देखे ही समझ गया था बारिश शुरू हो चुकी है और मन्नत अब भी वहीं बैठी है। उसकी आंखों के पीछे छिपा गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। जबरे इतनी बुरी तरह भींच गए कि नसें तक उभर आई। उसका मन कर रहा था कि गुस्से में सामने की दीवार पर मुक्का दे मारे। ये लड़की आखिर मानती क्यों नहीं, क्यों हर बार खुद को तकलीफ देती है। उसने मन ही मन खुद को समझाया। एक तरफ मन्नत अपनी जिद छोड़ने को रेडी नहीं थी और दूसरी तरफ वेदांश अपने टूटे हुए दिल को फिर से पिघलने नहीं देना चाहता था। यह किसी जीत हार की लड़ाई नहीं थी, यह 2 मोहब्बत करने वाले दिलों की जिद थी, जो एक दूसरे से हारना भी चाहते थे और हार नहीं पा रहे थे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मन्नत पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंडी हवा से उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था, लेकिन उसने अपनी पलकों तक को झुकने की इजाज़त नहीं दी। उसकी आंखें अब भी सिर्फ अपने वी को देख रही थी, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि वह उसे यूं ही तकलीफ में कभी नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वेदांश हार गया। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी नज़र सीधे मन्नत की आंख से मिली। उन आंखों में दर्द था, मासूमियत थी और सबसे ज़्यादा उसके लिए अटूट भरोसा। वह भरोसा जिसे वेदांश लाख कोशिशों के बाद भी तोड़ नहीं पा रहा था। उसने झुंझुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, जैसे खुद से नाराज हो। फिर तेज कदमों से चलता हुआ सीधे मन्नत के पास पहुंचा। मन्नत अब भी उसे ही देख रही थी। उसकी पलकों पर बारिश और आंसू एक साथ ठहरे हुए थे। अगले ही पल बिना कुछ कहे वेदांश झुका और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मन्नत ने कांपते हाथों से उसकी गर्दन को थाम लिया, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह जीत उसकी जिद की नहीं, वेदांश की मोहब्बत की थी। वेदांश का चेहरा अब भी कठोर था। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बस दांत भींचकर इतना कहा,
आपको खुद की परवाह हो या ना हो, मुझे आज भी है, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कहकर वह उसे अपनी बाहों में लिए राठौर मेंशन के अंदर चल पड़ा। मन्नत चुपचाप उसके सीने से लगी रही। वह उसकी धड़कनों को सुन रही थी, लेकिन आज उन धड़कनों में सुकून नहीं, एक टूटा हुआ भरोसा भी धड़क रहा था। और मन्नत ने मन ही मन खुद से वादा किया, इस बार मैं सिर्फ आपका प्यार नहीं, आपका टूटा हुआ भरोसा भी वापस जीत कर रहूंगी भी। जैसे वह दोनों राठौर मेंशन के मुख्य हॉल में आए, हॉल पूरी तरह सजा हुआ था। महापूजा शुरू होने में अब कुछ ही पल बाकी थे। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। जैसे ही सबकी नज़र वेदांश और उसकी बाहों में सिमटी मन्नत पर पड़ी, पूरा हॉल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। कई मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ की आंखों में हैरानी थी तो कुछ के होठों पर हल्की सी मुस्कान। आखिर शहर का सबसे रौबदार और सख्त बिजनेसमैन आज भी अपनी पत्नी को उसी तरह बाहों में उठाए घूम रहा था जैसे दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती चीज वही हो। लेकिन राठौर परिवार के बाकी सदस्य बिल्कुल सामान्य थे, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वेदांश उसे यूं ही अपनी बाहों में उठाकर लाता था। हाँ, अगर किसी को सबसे ज्यादा असहज महसूस हो रहा था तो वो थी नूतन जी। नूतन जी के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन भीतर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वही मन्नत को आज जैसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। वह बिल्कुल चुप वेदांश की बाहों में सिमटी हुई बस उसके चेहरे को देखे जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें प्यार से अपने वी को निहार रही थी। आज उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या कहेगा। उसे याद आ गया, एक समय ऐसा भी था जब वेदांश उसे यूं ही बाहों में उठाकर लाता था तो वो शर्म से उसका सीना पिटते हुए कहती, वी नीचे उतारिए मुझे, सब लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। और हर बार वेदांश हंसकर यही कहता, मेरी बीवी है, किसी और की नहीं, जिसे जो सोचना है सोचते रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं। वक्त बदल गया था, लेकिन वेदांश की आदत नहीं बदली थी। उसे तब भी दुनिया की परवाह नहीं थी और आज भी नहीं थी। लेकिन हॉल के मंदिर में खड़ी सालू की मुठिया गुस्से से भीग चुकी थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाई, आखिर वेदांश चाहते क्या हैं? कल पार्टी में तो इस मन्नत को ऐसे नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं। मैं इनके साथ डांस कर रही थी और ये सहज भी थे, और ये मन्नत, इसकी आंखों में दर्द और जलन साफ दिखाई दे रही थी। तब भी वेदांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा था अब दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो चुकी है। उसकी नज़र फिर वेदांश की बाहों में सिमटी मन्नत पर गई। उसने अपने दांत भींच लिए, लेकिन आज वही वेदांश इसे सबके सामने अपनी बाहों में उठाकर घूम रहे हैं। क्यों मुश्किल है आपको इतना समझना वेदांश, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, अब मैं आप दोनों को फिर से एक नहीं होने दूंगी। कुछ न कुछ तो मुझे करना ही होगा। इसी बीच नूतन जी धीरे धीरे वेदांश के पास आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वेद, पूजा शुरू होने वाली है, सारे मेहमान आ चुके हैं, कम से कम आज तो लोगों का ख्याल रख लेते। जरूरी है क्या हर बार इसे अपनी बाहों में उठाकर घुमाना? वेदांश एक पल के लिए रुका। उसने नूतन जी की तरफ देखा भी नहीं, बस गहरी सांस ली और बिना कोई जवाब दिए मन्नत को उसी तरह अपनी बाहों में उठाए सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके कदम बिना रुके ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। नूतन जी वहीं खड़ी रह गई। उनकी मुठ्ठियां धीरे धीरे भींच गई। उन्हें अच्छी तरह मालूम था, वेदांश जब चुप है तो इसका मतलब है इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। और आज भी उसने अपने मौन से ही उनको जवाब दे दिया था। वहीं वेदांश मन्नत को अपनी बाहों में उठाए सीधे अपने कमरे में आया। कमरे के अंदर आते ही वह बिना कुछ कहे उसे बाथटब के किनारे बैठाकर मुड़ने लगा। तभी मन्नत की आंखों में शरारत चमक उठी। उसने झट से वेदांश का हाथ पकड़ा और हल्का सा अपनी तरफ खींच दिया। वेदांश बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका संतुलन बिगड़ गया। छपाक, अगले ही पल दोनों सीधे पानी से भरे बाथटब में जा गिरे। पानी की छींटें चारों तरफ बिखर गई। कुछ पल दोनों बिल्कुल स्थिर रह गए।
वेदांश पूरी तरह मन्नत के ऊपर था। उसका एक हाथ मन्नत की कमर के नीचे था, दूसरा बाथटब के किनारे टिका हुआ। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें होठों को छूकर लौट रही थी। भींगे हुए बाल, धड़कनों की तेज आवाज और चारों तरफ फैली खामोशी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। तभी मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाया, अपने होठ दबाकर बोली, सॉरी वी, मेरा ध्यान उस वक्त आप पर नहीं था। वेदांश ने उसे एक लंबी गहरी नजर से देखा। वो अच्छी तरह समझ रहा था यह सब जानबूझकर किया गया है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठने की कोशिश की। तभी मन्नत ने भी उठने का नाटक किया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वेदांश एक बार फिर उसी पर आ गिरा। मन्नत हंसी रोकते हुए बोली, लगता है वी, ये बाथटब हमें अलग नहीं होने देना चाहती। वेदांश ने आंखें सिकोड़ ली। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक काम कीजिए ना, जैसा हमेशा अपनी बाहों में उठाकर ले जाते थे वैसे ही मुझे इस बाथटब से भी बाहर निकाल दीजिए। वेदांश ने बस उसे घूरकर देखा। मन्नत बिल्कुल मासूम बनकर बोली, ऐसे मत देखिए वी, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपकी इन गुस्से वाली नज़रों से बिल्कुल नहीं डरती। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, और वैसे भी नीचे पूजा शुरू होने वाली है, अगर यहीं बैठे रहे तो सब हमारा इंतजार करेंगे। कुछ पल कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ गूंजती रही। वेदांश ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को समझा रहा हो, कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि मन्नत की यह नज़दीकी, उसकी खुशबू, उसकी मासूम हरकतें उसके टूटे हुए दिल को फिर से पिघलाने लगी थी। लेकिन इस बार उसने अपने दिल की एक नहीं सुनी। उसने धीरे से मन्नत की दोनों कलाइयाँ थाम ली, उन्हें बाथटब के पीछे वाली दीवार के सहारे टिकाया, ताकि वह दोबारा उसे अपनी तरफ खींच न सके। दोनों की नजरें फिर मिली। वेदांश की आवाज़ धीमी थी। वह उसके चेहरे के करीब झुका और बिल्कुल साफ आवाज़ में कहा, शरारतें वहीं अच्छी लगती है जहां भरोसा टूटा न हो मन्नत। ये कहकर उसने उसकी कलाई छोड़ दी, खुद बाथटब से बाहर निकला। भींगे हुए कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे वॉशरूम से बाहर चला गया। मन्नत वहीं बैठी रह गई। उसने मुंह फुलाते हुए उसकी जाती हुई पीठ को देखा और बुदबुदाई, खरूस किंग। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने वी को मनाना ही होगा। आखिर इन्हें मैंने ही तो इतना दर्द दिया है। इतना कहते ही अचानक उसके कानों में 3 साल पहले वैभव की आवाज़ गूंजने लगी, वही आवाज़ जिसने उसके दिल में आलिया की मौत का इतना बड़ा अपराध बोध भर दिया था कि वह खुद से ही हार गई थी। उस वक्त मन्नत समझ ही नहीं पा रही थी कि जब वो वेदांश को देखे तो उसमें वह अपने वी को देखे या फिर आलिया के किंग को। वैभव ने उसके मन में ऐसा जहर घोल दिया था कि एक पल के लिए उसने अपने प्यार से ज़्यादा अपने अपराध बोध की बात सुन ली, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। मन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फिर खुद से ही दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, अब कोई मुझे उलझा नहीं सकता। चाहे दुनिया इन्हें किंग कहे या मेरा वी, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। और एक बात तय है, वो सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। वहीं वेदांश बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे के क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से अपने भींगे हुए कपड़े बदले। चेहरे पर अब भी वही खामोशी थी, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ मिनट बाद वह नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। एक हाथ में मोबाइल था, नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। तभी मुख्य दरवाजे से एक मीठी चुलबुली आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, सरप्राइज, मैं आ गई। आवाज़ सुनते ही पूरा हॉल में हलचल मच गई। सबकी नज़रें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गई और अगले ही पल लगभग हर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वहीं वेदांश, जो अब तक मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, उसके होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह इस आवाज़ को कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से सिर उठाया। दरवाजे पर 2 बड़े सूटकेस के साथ अपनी दोनों बाहें फैलाए, चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लिए सहानी खड़ी थी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह शैतानी चमक रही थी। नूतन जी की आंखें हैरानी से फैल गई। सहानी,
उन्हें जिसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहीं सहानी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और नखरे से बोली, क्या बात है, ऐसे देख क्यों रहे हैं सब? लगता है मेरा सरप्राइज सफल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सीधे वेदांश पर जाकर ठहर गई। बस फिर क्या था, वह सूटकेस वहीं छोड़कर लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बिना एक पल गवाए सीधे उसके सीने से लिपट गई। भाई, बहुत याद आई आपकी। देखिए, मैं सच में आ गई। वेदांश कुछ पल बिल्कुल स्थिर रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसकी छोटी बहन सचमुच उसके सामने खड़ी है। फिर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने बड़े प्यार से सहानी के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसके माथे को हल्के से चूमते हुए बोला, बच्चा, अचानक कम से कम बता तो देती कि आप आ रही हैं। सहानी तुरंत उससे अलग हुई, दोनों गाल फुलाकर बोली, वाह भाई, मैं इतनी दूर से आपको सरप्राइज देने आई हूँ और आपको खुशी होने की बजाय पूछताछ सूझ रही है। उसने नकली गुस्से से दोनों हाथ बांध लिए। अगर पहले बता देती तो फिर सरप्राइज कहाँ रहता मेरे भाई। वेदांश हल्का सा हंस पड़ा। वहीं सहानी को देखकर पूरे हॉल में मुस्कान फैल चुकी थी। तभी वो झट से नूतन जी की तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे उनके गले लग गई। नूतन जी की आंखें पल भर में भर आई। उन्होंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। सहानी ने हंसते हुए उनका चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और बोली, प्लीज मॉम, मुझे देखते ही आंसू निकालना बंद कीजिए। आप रोती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नूतन जी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन आंखों से आंसू फिर भी बह निकले। उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, 3 साल हो गए थे बेटा, कैसे न रोती। दरअसल पूरे 3 साल बाद सहानी राठौर मेंशन लौटी थी। हालांकि नूतन जी और परिवार के बाकी सदस्य उससे मिलने अक्सर सिंगापुर चले जाया करते थे, लेकिन सहानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत आना नहीं चाहती थी। नूतन जी ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाते पूछा, लेकिन बेटा अचानक? सहानी ने तुरंत होठ फुला लिए। उफ मॉम, अचानक अचानक क्या लगा रखा है? मैं अपने ही घर आई हूँ। सेमेस्टर खत्म हुआ तो मैंने सोचा अब सीधे घर चलती हूँ। फिर उसने चारों तरफ देखते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, लेकिन आप सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं नहीं 440 वोल्ट का झटका बनकर आ गई हूँ। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा। उसके बाद सहानी सबसे मिली। पहले सावित्री जी के पैर छुए, फिर ओम जी के आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे उसकी नज़र अंगद पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अंगद अब पहले से काफ़ी ठीक था, लेकिन अभी भी व्हील चेयर पर ही बैठा था। सहानी तेजी से उसके पास पहुंची। उसकी आंखें नम हो गई। डैड, ये आपको क्या हुआ है? मॉम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कांपते हाथों से अंगद के कंधों को छुआ। अंगद मुस्कुराया। उसने प्यार से सहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। सहानी ने तुरंत नाराज होकर बोली, इसे छोटा एक्सीडेंट कहते हैं और घर में किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था जब वापस आऊंगी तो आपको इस हालत में देखूंगी डैड। अंगद ने मुस्कुराकर उसका चेहरा ऊपर किया। अब मेरी राजकुमारी आ गई है ना, तो देखना बहुत जल्दी इस व्हील चेयर से उठकर खुद चलूंगा। सहानी बिना कुछ कहे झुककर उनसे लिपट गई। तभी उसकी नज़र सालू पर पड़ी। वह तुरंत उसके पास आई और गले लग गई और पूछी, कैसी हैं आप? सालू मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ और तुम्हें देखकर तो और भी अच्छी हो गई हूँ। सहानी ने शरारत से आंख मारी। वो तो होना ही था, मुझे देखते ही सबका मूड अच्छा हो जाता है। फिर उसकी नज़र सालू के हाथ में रखी पूजा की थाली पर गई। वह तुरंत बोली, अरे वाह, फिर से पूजा की जिम्मेदारी आपके हाथ में? लास्ट टाइम भी जब मैं घर से गई थी तब भी आपके हाथ में यही थाली थी। लगता है ये पोस्ट अब परमानेंट हो गई है। सालू हंस पड़ी। उसने प्यार से सहानी को एक बार फिर गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल सहानी की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई और वह वहीं ठिठक गई। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती हुई मन्नत दिखाई दी। आज वो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी, फुल स्लीव ब्लाउज, खुले बाल, मांग में भरा सिंदूर, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, कानों में झुलते झुमके और चेहरे पर वही मासूमियत जिसे देखकर कोई भी पहली नज़र में ठहर जाए।
पूरा हॉल जैसे कुछ पल के लिए शांत हो गया और वेदांश जो वापस से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, ना जाने क्यों उसकी उंगलियां अपने आप रुक गई। उसने अन्यास से सिर उठाया और फिर बस देखता रह गया। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उसकी सांस जैसे थम गई। दिल ने अपनी ही लय तोड़ दी। उसे कभी फर्क नहीं पड़ा था कि मन्नत कैसी दिखती है, साड़ी पहने, सलवार पहने या बिल्कुल सादगी में। उसके लिए उसकी मन्नत हर रूप में सबसे खूबसूरत थी। लेकिन आज की मन्नत उसके टूटे हुए दिल के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। बारिश की हल्की नमी से उसके खुले बाल और भी खूबसूरत लग रहे थे और उसकी मांग में सजा सिंदूर। वेदांश ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली, लेकिन दिल कब किसी की सुनता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी नजर फिर उसी पर चली गई और इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश भी नहीं की। वहीं मन्नत की नजर जब सहानी पर पड़ी तो उसकी आंखों में भी हैरानी के साथ मुस्कान तैर गई। सहानी, उसके होठों से अन्यास निकला। सहानी की आंखें चमक उठी। मनु, वो लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखें भीग चुकी थी। सहानी ने थोड़ा पीछे हटकर मन्नत का चेहरा दोनों हथेलियों में लिया। आई कांट बिलीव इट, तुम सच में वापस आ गई हो। मन्नत मुस्कुरा दी। क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? सहानी ने प्यार से उसके हाथ पर हल्की सी चपत लगाई। पागल हो क्या, बहुत खुशी हुई है। फिर उसने मुस्कुराकर वेदांश की तरफ देखा। वैसे मुझे पहले से यकीन था मन्नू, अगर भाई वापस लौट आए हैं तो उनकी जान भी एक दिन जरूर लौटेगी। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। आप दोनों की जोड़ी शिव और पार्वती जैसी है। दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। यह सुनते ही वेदांश ने पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल के भीतर जैसे किसी ने पुरानी धड़कनों को फिर से जगा दिया था। वहीं नूतन जी का चेहरा तन गया और सालू की उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर भींच चुकी थी। उसकी आंखों में झलक साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, ये दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हें तो मेरी नजर लग चुकी है। वह मन ही मन बुदबुदाई। वहीं सहानी अब भी मन्नत का हाथ पकड़े हुए थी। जानती हो, इन 3 सालों में मैंने सबसे ज्यादा किसे मिस किया है? तुम्हें, क्योंकि इस घर की हंसी तुम्हारे साथ ही चली गई थी मन्नू। मन्नत की पलकों पर नमी उतर आई। उसने धीरे से सहानी का हाथ दबाया। जो बीत गया उसे वहीं रहने देते हैं। फिर उसकी नजर धीरे से सालू पर गई। मन्नत की आवाज अब शांत थी, लेकिन शब्दों में अडिग विश्वास था। वह बोली, लेकिन एक बात का वादा है सहानी, इस बार चाहे आसमान टूट पड़े, धरती फट जाए या पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं अब इस घर को छोड़कर और अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते समय उसकी नजरें सालू पर थी, लेकिन उस वादे का असली मतलब सिर्फ एक इंसान समझ पाया था। वेदांश। उसने धीरे से मन्नत की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल बिना एक शब्द बोले बस आंखें बातें करती रही। तभी मन्नत ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहा, बस अब हो गई बातें, अब जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। थोड़ी देर में महापूजा शुरू होने वाली है। अब अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी तो तैयार कब होगी? सहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी मैडम। शरारती अंदाज में सैल्यूट मारते हुए उसने अपना लगेज उठाया और लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही घर का हर सदस्य फिर अपने अपने कामों में लग गया। कोई पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो गया तो कोई मेहमानों का स्वागत कर रहा था। वहीं मन्नत धीरे से वेदांश की तरफ देखा, जो वापस फिर से अपने मोबाइल में लग चुका था। उसने गहरी सांस ली और सीधे मंदिर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पूरे मेंशन में अगरबत्तियों की सुगंध, फूलों की महक, घंटियों की मधुर ध्वनि, पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। मन्नत मंदिर में पहुंची। वहां सालू पहले से ही पूजा की अंतिम तैयारियों में लगी हुई थी। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल बस खामोशी रही। फिर सालू हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, चुनौती थी। मन्नत ने बिना उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिए सीधे पंडित जी की ओर देखा और पूछी, पंडित जी कोई काम हो तो बताइएगा। पंडित जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं बेटा, लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है।
इतने में पीछे से नूतन जी की तीखी आवाज गूंजी, वाह क्या एक्टिंग है, अब आने की फुर्सत मिली तुम्हें। जब घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तब बहू होने का दिखावा करने चली आई। मन्नत ने धीरे से पलटकर उनकी तरफ देखा। नूतन जी आगे बढ़ गई और फिर व्यंग भरी मुस्कान के साथ मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें फुर्सत कहाँ है, तुम्हें तो बस मेरा बेटा दिन भर अपनी बाहों में उठाए उठाए घूमता रहे और तुम उनकी नाजुक सी गुड़िया बनी रहो। उन्होंने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। घर क्या होता है और घर की जिम्मेदारियां क्या होती है ये तुम क्या समझोगी। छुई मुई बनकर रहने वाली लड़कियां सिर्फ प्यार लेना जानती है, घर संभालना नहीं। फिर उन्होंने सालू की तरफ इशारा किया, जरा इससे कुछ सीखो। पिछले 3 सालों में इसने इस घर की हर जिम्मेदारी उठाई है, दीदी की सेवा की, पूजा पाठ संभाला, घर के हर सदस्य का ख्याल रखा। और तुम जब जिम्मेदारी निभाने का समय था तब कहीं नहीं थी और अब सब कुछ संभल चुका था तो अब बहू होने का हक जताने चली आई हो। अब यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हॉल में बैठे बाकी मेहमानों तक नहीं पहुँची, लेकिन कुछ दूरी पर बैठे वेदांश ने एक पल के लिए अपनी नज़रें उठाई। मन्नत बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न अपमान, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे धीरे अपनी दोनों बाहें सीने पर बांध ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आंटी, किसी घर की बहू अपनी जगह काम करके नहीं रिश्तों से बनाती है। और रही बात जिम्मेदारियों की, तो मेरे हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए मेरे पति ने पहले से ही एक फुल टाइम केयर टेकर रख छोड़ी है। फिर मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति का कहना है कि मैं उनकी छुई मुई गुड़िया बनकर ही रहूं। फिर मुस्कुराते हुए उसने जानबूझकर अपनी नज़र सालू पर डाली और बोली, लेकिन एक बात याद रखिए, केयर टेकर कभी मालकिन नहीं बन सकती। यह सुनते ही सालू का चेहरा तमतमा उठा। उसे समझते देर नहीं लगी कि मन्नत का इशारा उसी की तरफ था। मन्नत ने बिना रुके आगे कहा, और दूसरी बात, मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस घर में मेरी जगह क्या है। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा ठोस हो चुकी थी। मत भूलिए, मैं इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं। एक पल रुककर उसने नूतन जी की आंखों में देखा। डोमिनियन एंटरप्राइजेस की होने वाली मालकिन भी हूँ। यह सुनते ही नूतन जी की मुठ्ठियाँ कस गई और सालू का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। क्या कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई है ना। ये तो उसी पुरानी आत्मविश्वास में बात कर रही है। उसने घबराकर मन्नत को देखा। वही मन्नत को भी तुरंत एहसास हो गया कि उससे जुबान फिसल गई है। अगर उसने इसी तरह बात की तो सबको उसकी लौटी हुई यादों का शक हो जाएगा। अगले ही पल उसने बेहद सहजता से बात संभाली। हल्की सी मुस्कुराकर बोली, मेरा मतलब, मैं जब चाहूँ 2 मिनट में डोमिनियन एंटरप्राइजेस की मालकिन बन सकती हूँ। आखिर पति के ऑफिस पर पत्नी का पूरा हक होता है। जो ऑफिस में राज करता है उसकी पत्नी का घर पर राज होना भी तो बनता है। उसने नूतन जी की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए आंटी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं इस घर में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। और हाँ, 2-3 दिन पहले आपने ही कहा था ना कि ये महापूजा इस घर की मनहूसियत दूर करने के लिए हो रही है। मन्नत के होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। तो फिर आदत डाल लीजिए, क्योंकि जिस मनहूसियत को आप इस घर की वजह समझती हैं वो अब इस घर से जाने वाली नहीं है। उसकी बात सुनकर नूतन जी और सालू दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मन्नत ने गहरी सांस ली। फिर जैसे उसकी नज़र मुख्य दरवाजे की तरफ गई, उसके चेहरे पर खिली मुस्कान और भी गहरी हो गई। दरवाजे पर उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। सबसे आगे कबीर, उसके बगल में पंखुरी, जिसकी गोद में नन्ही सी कुहू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे हॉल को कौतूहल से देख रही थी। उनके पीछे दिव्या जी, राजवीर जी और केशव जी, सभी एक साथ महापूजा में शामिल होने आए थे। हालांकि नूतन जी ने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा था। वह तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शेखावत परिवार इस घर में आए, लेकिन ओम जी ने खुद सभी को आदरपूर्वक आमंत्रित किया था। वो अच्छी तरह जानते थे, अगर शेखावत परिवार को नहीं बुलाया जाता तो वेदांश इस पूजा में शामिल होने से मना कर देता।
वही मनत की खुशी अब संभाले नहीं संभल रही थी। वह लगभग दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन पंखुड़ी से मिलने से पहले ही उसकी नजर कुहू पर टिक गई। मेरी गुड़िया, कहते हुए उसने झट से पंखुड़ी की गोद से कुहू को अपनी बाहों में उठा लिया। कुहू भी उसे पहचान गई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी छोटी छोटी हथेलियां मनत के गालों पर रख दी। मनत उसे अपने सीने से लगाए उसका कभी गाल चूमती तो कभी उसकी नन्ही सी नाक पकड़कर प्यार करने लगती। यह दृश्य देखकर पूरे हॉल में मुस्कान बिखर गई। तभी पंखुड़ी ने नकली नाराजगी दिखाते हुए दोनों हाथ कमर पर रख लिए और बोली, वाह, ये क्या बात हुई? मुझसे मिले बिना सीधे कुहू के पास। मनत ने बिना उसकी तरफ देखे ही मुंह बनाकर बोली, तुम्हें पूछेगा भी कौन? अब तो कुहू ही मेरी फेवरेट है। सारी इम्पोर्टेंस अब इसकी है। यह सुनते ही सब जोर से हंस पड़े। पंखुड़ी ने झूठ मूठ गुस्से में कहा, अच्छा जी, बाद में बताती हूँ तुझे। और दोनों फिर पहले की तरह हंसने लगी। वहीं कबीर ने बस एक नज़र मनत को देखा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसकी बहन सचमुच मुस्कुरा रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे सीधे जाकर वेदांश के पास बैठ गया। दोनों की नज़रें मिली। बिना शब्दों के एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया। वहीं दिव्या जी ने जैसे ही मनत को देखा, उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। मनत तुरंत कुहू को पंखुड़ी की गोद में वापस देकर दिव्या जी के सीने से लिपट गई। तभी राजवीर जी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पूछा, कैसी हो बेटा? मनत ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास। यह सुनते ही केशव जी हंस पड़े। बस यही सुनना चाहते थे कि हमारी बेटी आज भी फर्स्ट क्लास है। मनत तुरंत झुककर उन सभी के पैर छू लिए। आई मिस यू दादू। केशव जी ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी हल्की सी नम हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद मयंक और जैस्मिन भी वहां पहुंच गए। जैस्मिन को देखते ही मनत और पंखुड़ी लगभग एक साथ उसके गले लग गए। हॉल में हंसी और अपनापन फिर से लौट आया। वहीं वेदांश अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मनत पर चली जाती थी, जो इस समय कुहू के साथ बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह खेल रही थी। उसकी आंखें हमेशा की तरह गहरी थी, इतनी गहरी कि उनमें चल रहे तूफान को पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वहीं दूसरी ओर एक बड़े से कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे की दीवारों पर बस एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन की नीली रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में एक शख्स अपनी ब्लैक लेदर चेयर पर आराम से बैठा था, मिस्टर एक्स। उसे सिर्फ मार्क ने देखा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर मयंक के पार्टी का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, लेकिन उस फुटेज में उसकी नज़र किसी और पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनत पर थी। कभी मनत का सालू से भिड़ना, कभी शराब के नशे में उसे बेखौफ अंदाज में धमकाना। भले ही स्क्रीन पर आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसके हाव भाव सब कुछ बयान कर रहे थे। फिर स्क्रीन पर वेदांश और मनत का मास्क डांस दिखाई दिया। दोनों की नज़दीकियाँ, एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए पल और फिर वेदांश की नज़रें। बस इतना देखते ही मिस्टर एक्स की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे भिज गई। अगले ही पल धड़ाम उसने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उसने अपनी ठंडी नज़र सामने खड़े मार्क पर टिकाई। मार्क ने हल्का सा थूक निगला, फिर सिर झुकाकर बोला, बॉस, एक बुरी खबर है। डोमिनियन एंटरप्राइजेस के जिन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक हमें पहुंचना था, वो हमारे हाथ नहीं लगे। मिस्टर एक्स बिना कुछ बोले उससे देखता रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा दबाव थी। मार्क ने घबराकर आगे कहना शुरू किया, उस दिन डॉक्यूमेंट्स लेने आयुष पहुंच गया था। फिर उसने शुरू से आखिरी तक सारी घटना विस्तार से बता दी। सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर एक्स की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर धीरे धीरे थाप देने लगी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसकी भारी आवाज़ गूंजी, एक बात बताओ मार्क, क्या वेदांश ने आयुष का चेहरा देखा था? मार्क ने तुरंत सिर हिला दिया। कंफर्म नहीं कह सकता बॉस। अगर उसने आयुष को पहचान लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि किंग अब तक इतना शांत बैठता। वह अपने भाई को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया सिर पर उठा लेता। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। मिस्टर एक्स अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज़ इस बार पहले से भी ज़्यादा ठंडी थी। यही तो गलती है तुम्हारी। तुम किंग को अब भी कम समझते हो मार्क। वह जितना शांत दिखाई देता है,
उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर वेदांश शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ पता नहीं, इसका मतलब है वह सोच रहा है, और जब किंग सोचता है तो सामने वाले की मौत तय होती है। मार्क के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। मिस्टर एक्स धीरे धीरे बोला, आयुष पर 24 घंटे नजर रखो, उसे गिरफ्तार मत करना, लेकिन उसे आज़ाद भी मत छोड़ना। उसका हर कदम, हर सांस, हर मुलाकात की खबर मुझे चाहिए। फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। यदि वेदांश आयुष तक पहुंच गया या दोनों भाई साथ में आ गए तो हमारा पूरा खेल पलट जाएगा। वह कुर्सी से उठकर धीरे धीरे खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसने बाहर देखते हुए कहा, बहुत मुश्किल से 3 सालों की मेहनत से हमने आयुष के दिल में अपने ही भाई के लिए नफरत बोई है। वह नफरत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उसकी मुठिया फिर भिज गई, क्योंकि जिस दिन अधिराज राठौर के दोनों बेटे एक दूसरे के साथ खड़े हो गए उस दिन हमारी हार तय होगी। वह पलटा। उसकी आंखों में खौफ नहीं थी, बल्कि खौफ पैदा करने वाला आत्मविश्वास था। मैं चाहता हूँ जब वेदांश और आयुष आमने सामने आए तो दोनों भाई नहीं, 2 दुश्मन बनकर आए, ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। वह हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि खून अगर खून को पुकारने लगे तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि अब आगे क्या करना है। मार्क ने अपना सिर झुका लिया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मिस्टर एक्स की आंखों में एक अचानक अजीब सी चमक उभरी। उसने धीरे से पूछा, और मन्नत, उनकी क्या खबर है? क्या यह कंफर्म हुआ कि उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है या नहीं? मार्क ने गहरी सांस ली। नहीं बॉस, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। हमारे लोग लगातार उन पर नजरें रखे हुए हैं, लेकिन उनकी हर हरकत पहले जैसी नहीं लगती। वह हर बात बहुत सोच समझ कर करती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ याद हो, लेकिन फिर अगले ही पल वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगती हैं। मार्क कुछ पल रुका, फिर बोला, लास्ट टाइम जब वेदांश की ऑफिस में उनकी पुरानी यादों से जुड़ा ट्रिगर हुआ था, उसके बाद हमें कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि उनकी तबीयत बिगड़ी हो या कोई बड़ा मानसिक झटका लगा हो। इसलिए अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमारे लोग हर पल उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, और इस वक्त अंगद राठौर भी घायल है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। मार्क की बात खत्म होते ही मिस्टर एक्स की मुठ्ठियां कस गई। उसने गुस्से में दांत भींच लिए, फिर बेहद ठंडी आवाज में बोला, मैंने पहले ही कहा था, किंग को कभी हल्के में मत लेना। वो जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा सोचता है। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो समझ लेना वो सच तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। फिर वो धीरे धीरे टहलने लगा, और जहां तक मन्नत का सवाल है, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उतर आई। मुझे उनकी यादाश्त वापस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी चमत्कार से उन्हें सब कुछ याद भी आ गया है तो भी। वह हल्का सा मुस्कुराया। उनके दिमाग में जो जहर हमने सालों पहले बोया था वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जब तक उसका असर पूरी तरह टूट नहीं जाता वो अपने ही सच से लड़ती रहेंगी। उसने खिड़की के बाहर दोबारा देखते हुए कहा, यादें लौट आने और मन का पूरी तरह आज़ाद हो जाने में बहुत फर्क होता है मार्क। इंसान को उसकी यादें नहीं, उसके भीतर बैठा डर और भ्रम सबसे ज़्यादा कैद करके रखते हैं। फिर वो अचानक पलटा। उसकी आंखों में एक खतरनाक फैसला साफ दिखाई दे रहा था। हमारी नज़र मन्नत पर बनी रहनी चाहिए। अगर हालात बदलते नजर आए तो मुझे तुरंत खबर चाहिए। इस खेल का एक भी मोहरा मेरी नज़र से बाहर नहीं जाना चाहिए। मार्क के जाते ही पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। बस लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की सी रोशनी अंधेरे कमरे को चिर रही थी। मिस्टर एक्स ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाई, फिर दोबारा लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर वही चेहरा उभर आया, मन्नत। कभी उसका मास्क डांस तो कभी उसकी मुस्कान, कभी उसकी आंखें और कभी सालू को घूरती हुई उसकी तस्वीर। मिस्टर एक्स की गहरी आंखें उस चेहरे पर जम गई। उसके होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। वो धीरे से स्क्रीन को छूते हुए बुदबुदाया, आखिरकार वापस आ ही गई हैं आप। उसने आंखें बंद कर हल्की सी सांस ली। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने हर शहर, हर देश, हर रास्ते पर आपको ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। उसकी मुठ्ठियां कस गई।
और अब जब मिली हैं तो फिर से उसी इंसान के पास जिसे मैं आपको हमेशा के लिए छीन लेना चाहता था। उसकी आवाज़ अचानक बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। वेदांश, तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने स्क्रीन पर वेदांश और मन्नत के डांस वाला फ्रेम रोक दिया। कुछ सेकंड तक वो बस उससे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है? नहीं किंग, सबसे बड़ी ताकत इंसान का टूटा हुआ दिमाग होता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उतर आई। मन्नत के दिमाग में जो जहर बोया गया था वो आज भी वही है। यादें लौट भी जाए तब भी उनका दिमाग कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं होगा। जब तक वह हल्का सा मुस्कुराया, एंटीडोट किसी के हाथ नहीं लग जाता। उसने स्क्रीन पर मन्नत की तस्वीरों को उंगलियों से छुआ। इस बार उसकी आवाज़ में एक खतरनाक सनक थी। आपको मिटाना कभी मेरा मकसद नहीं था मन्नत। मैं तो आपको अपनी दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन हर बार वेदांश बीच में आ गया। उसकी आंखों में अब जुनून साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नहीं। कुछ पल रुका, उसके होठों पर बेहद डरावनी मुस्कान फैल गई। अगर आप मेरी नहीं हुई तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं होंगी, चाहे इसके लिए मुझे आपके हाथों से वेदांश को मरवाना पड़े या अपने हाथों से आपकी सांसें छीननी पड़े मन्नत। उसने लैपटॉप की स्क्रीन धीरे से बंद की। ठक, पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी। गेम अभी शुरू हुआ है किंग। अब की बार मैं तुम्हारे दिल पर वार करूँगा और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मन्नत, जो गलती से दोबारा तुम्हारे पास लौट आई है। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में होने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी। एक तरफ मन्नत ने ठान लिया है कि अब वो वेदांश का टूटा हुआ भरोसा हर हाल में वापस जीत कर रहेगी। दूसरी तरफ अंधेरे में छिपा एक दरिंदा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अपना नाम करना चाहता है। अब शुरू होगा असली खेल, जहां दाव पर सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जिंदगी, यादें और पूरा राठौर परिवार होगा। क्या वेदांश अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मन्नत को बचा पाएगा या मिस्टर एक्स का पहला वार सब कुछ बदल देगा? तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।